हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीओई कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं सॉल्व स्टेट। उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर लिया, आज डिस्कस करने चले सेकंड लेक्चर। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। जो वर्ड्स होते हैं क्या है एक्चुअली सॉलिड को समझने के लिए ये हम कैसे करते हैं कि जो आपका सॉलिड का क्वेश्चन पार्टिकल है वो स्फेरिकल है और एक दूसरे से बहुत पास में रखा गया है, अरेंज है। सॉलिड पार्टिकल बहुत पास होते हैं। समझिए, यदि मान लीजिए ये है पहला लेयर है क्वेश्चन पार्टिकल का, स्फेरिकल बना है बेटा। तो जो दूसरी लेयर होगी उसका दो कंडीशन, या तो यहाँ रखें भाई, यहाँ भी यदि हम रखते हैं इस तरह से, और ध्यान समझिए क्योंकि हमने बहुत फिगर वाला नहीं बनाया है। और थर्ड लेयर इसकी रखेंगे बेटा, तो क्या कंडीशन है, या तो यहाँ रखें, तो ध्यान से देखिए ये वर्ड्स बन रहा है। क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, इसको बोलते हैं वर्ड्स। क्या बोलते हैं, वर्ड्स। तो वर्ड्स फॉर्मेशन होता ही होता है, कितना भी कैसे भी आप क्वेश्चन पार्टिकल को अरेंज करेंगे, टेट्राहेड्रली हेक्सागोनली कैसे करेंगे बेटा, तो हमेशा वर्ड्स फॉर्म होगा ही होगा। उसी तरह हम उसी को कंसीडर करके हम लोग बात करते हैं, क्योंकि उसका पैकिंग का जो फिगर है वो एनसीईआरटी की बुक्स में और बाकी बुक्स में दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ वर्ड से मतलब वर्ड से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्योंकि जो आपका केमिकल फॉर्मूला है कंपाउंड्स का, उस पर क्वेश्चन आता है। पीएचडी में बार पूछ रखा है, आपको परसेंटेज बता देगा कि कितना परसेंट या कितने रेशियो में ऑक्टाहेड्रल वर्ड या टेट्राहेड्रल वर्ड फिल है, और आपको उस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बताना होगा, उस पर क्वेश्चन आता है। उसी के लिए हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो देखिए क्या है, जो वर्ड्स है मेनली टू टाइप ऑफ वर्ड्स है। वर्ड्स ज्यादातर होते हैं कि जो मेन है वो टू टाइप्स ऑफ वर्ड है। कौन कौन से बेटा, टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड कैसे बनता है, पहले समझिए, एक ध्यान रखने बात है। टेट्राहेड्रल वर्ड फॉर्म व्हेन सेंटर्स ऑफ 4 स्क्वायर आर जॉइंड। जब 4 स्क्वायर जुड़ते हैं तो बनता है टेट्राहेड्रल वर्ड। क्या बनता है, 4 स्क्वायर जुड़ते हैं तो बनता है टेट्राहेड्रल वर्ड। जैसे देखिए, एक स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और इसके ऊपर रखा गया चौथा, तो बनेगा आपका क्या, टेट्राहेड्रल वर्ड। क्या बनेगा बेटा, टेट्राहेड्रल वर्ड फॉर्म होता है। तो जो 4 स्क्वायर के सेंटर जुड़ते हैं तो बनता है टेट्राहेड्रल वर्ड। उसी तरह ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या, सराउंडेड बाय 6 स्क्वायर, सराउंडेड बाय 6 स्क्वायर। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड 6 स्क्वायर से सराउंडेड होता है और टेट्राहेड्रल वर्ड 4 स्क्वायर से सराउंडेड होता है। पहली तो बात ये होगी। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये समझने वाला है, यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य है। क्या, इफ नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर इज n, यदि किसी भी क्लोज पैक में नंबर ऑफ स्फीयर 1n आ रहा है, चाहे वो आपका कोई भी हो, एफसीसी हो और आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक हो, लेकिन आपको n कॉमन नंबर बनाना है। इफ नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर इज n, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड की संख्या उतनी होगी जितने स्फीयर की संख्या होगी। यानी तो यदि नंबर ऑफ स्फीयर n है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी कितना होगा, n ही होगा। ठीक, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होगा, वो होगा 2n। ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखना है। जितना मतलब की कंडीशन है वो क्वेश्चन पार्टिकल पर यूनिट सेल होगा या स्क्वायर पर यूनिट सेल होगा, उसमें उतना ही वर्ड फॉर्म होगा। कौन सा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। और 2n के बराबर टेट्राहेड्रल वर्ड फॉर्म होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इफ नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर इज n, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड जनरेटेड n, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड जनरेटेड 2 है। ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज कैपिटल R, ध्यान रखिए कैपिटल R है, तो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम स्मॉल r और स्मॉल t से। R फॉर रेडियस, T फॉर टेट्राहेड्रल वर्ड, कैपिटल R फॉर रेडियस ऑफ स्फीयर। ओके, एंड रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कर रहे हैं RO, ये जीरो में समझिए RO है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड का रेडियस है। तो रिलेशन क्या है, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड जो होता है वो होता है 0.225 कैपिटल R। क्या होता है, 0.225 कैपिटल R। ये डाटा है जो आपको याद रखना है। रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होगा बेटा, 0.225 R, यानी 0.225 कैपिटल R के बराबर, रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। और रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या होगा, वो होगा 0.414 R। ये ध्यान रखना है, 0.225 R जो होता है वो होगा आपका टेट्राहेड्रल वर्ड, और 0.414 R होगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे हर पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा इसको वीडियो को कई बार समझना है, इस पर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, उसे याद रखना है। अगला देखिए, नोट करके, इन केस ऑफ आयनिक क्रिस्टल बिगर आयंस यूजुअली एनायन, भाई बिगर आयन का साइज में बड़ा कौन होता है, या एनायन होता है, फॉर्म क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। एनायन ज्यादातर क्या बनाते हैं बेटा, एनायन ज्यादातर क्या बनाते हैं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। यदि आयनिक क्रिस्टल की बात की जाए तो कैटायन और आयन से फॉर्म होगा।
एनायन का साइज बड़ा होता है बेटा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज लगा है तो साइज जनरली क्या होता है, बड़ा होता है। तो एनायन फॉर्म करते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर, और जो कैटायंस हैं वो वार्ड्स में प्रेजेंट होते हैं। यदि बिगर कैटायन है तो ऑक्टाहेड्रल वार्ड में, यदि स्मॉलर कैटायन है तो टेट्राहेड्रल वार्ड में। ये बता रहा भाई। इन केस ऑफ आयनिक क्रिस्टल बिगर आयंस usually anion form close packed structure and smaller ion usually cation occupy the wards। आयनिक क्रिस्टल में ज्यादा क्या होता है कि जो बिगर आयन है वो फॉर्म करते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर, स्फीयर फॉर्म करते हैं, क्लोज पैक स्फीयर फॉर्म करते हैं, और जो स्मॉलर आयन ज्यादा कैटायंस है वो वार्ड्स में होते हैं। वही बता रहा हूं, इफ कैटायन इज स्मॉल इनफ, बहुत छोटा है तो टेट्राहेड्रल वार्ड में होगा, और इफ कैटायन इज बिगर देन ऑक्टाहेड्रल वार्ड। यदि कैटायन बहुत छोटा है तो टेट्राहेड्रल वार्ड में रहेगा, और यदि बड़ा है तो ऑक्टाहेड्रल वार्ड में रहेगा। ओके, आगे बात करते हैं। नॉट ऑल, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है। नॉट ऑल ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर ऑक्युपाइड। सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्युपाइड नहीं होते, कुछ ना कुछ क्या होते हैं, खाली होते हैं। कुछ ना कुछ क्या होता है बेटा, खाली होते हैं। तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। नॉट ऑल ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर ऑक्युपाइड। फ्रैक्शन ऑफ octahedral and tetrahedral words that are occupied depend upon chemical formula of compounds। यानी कितने किस फ्रैक्शन में ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्युपाइड होंगे, यह कंपाउंड के केमिकल फार्मूला पे डिपेंड करता है। ये क्या है, फिर सुनिए। फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स that are occupied depends upon chemical formula of the compound। केमिकल फार्मूला कंपाउंड पर डिपेंड करता है। और with on writing केमिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, नेम ऑफ कैटायन रिटन फर्स्ट। ये आपने देखा होगा लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं दिया होगा, ये बहुत कॉमन किसी का रूल है। जब भी किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखते हैं, मतलब कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो हमेशा कैटायन पहले लिखते हैं, एनायन उसके बाद लिखते हैं। बेटा कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये चीजें क्लियर होंगी, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्यों, इसका क्या बेनिफिट्स है। क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। ये क्वेश्चन इस पर आ चुका है, एक बार क्वेश्चन इस पर पूछ चुका है, 2010 पीजी में से पूछा था इसका क्वेश्चन। वो हम लोग करेंगे क्वेश्चन, जब हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन की बात होगी। अभी फिलहाल इसे कॉपी करिए, हम लोग एक एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं, इसे कॉपी कर लीजिए। कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन करते हैं जो वर्ड्स के थ्रू पूछा जाता है। इस पर क्वेश्चन आते हैं, एक आध बार पूछ चुका है, बस एक बार पूछ लें तो आप आसानी से कर लें। इस पर हमारा जोर है, क्वेश्चन आपसे हो जाए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है एटम्स ऑफ एलिमेंट बी, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी form HCP lattice, and those of the element A occupy 2/3 of tetrahedral words. What is the formula of compound formed by? What is the formula of compound formed by the element A and B, formed by the element A and B। अब देखिए बेटा सॉल्यूशन क्या है इसका। थोड़ा क्या आपने क्या HCP लैटिस है, तो नंबर ऑफ B पर यूनिट हेक्सागोनल क्लोज पैक जो स्ट्रक्चर होता है वह फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज पैक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक दोनों में नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स सेम होते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में दोनों में कांस्टेंट पार्टिकल्स सेम होते हैं। तो फेस सेंटर्ड में कितने होते हैं तो बेटा याद करो 4। कितने होते हैं तो 4, तो वही यहाँ पर 4। ठीक है।
तो इसमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितना होगा बेटा? आपको बता दें, पीछे लिखा था यहीं पर रिलेशन कि यदि आपका वो n है, मतलब कि नंबर ऑफ स्क्वायर n है, तो ऑक्टाहेड्रल होगा n और टेट्राहेड्रल क्या होगा 2n। तो वैसे ही नंबर ऑफ स्क्वायर आपका क्या पॉइंट क्या है 4 है, तो टेट्राहेड्रल कितना होगा? टेट्राहेड्रल होगा 8, ऑक्टाहेड्रल होता तो 4 होता। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ ए पर यूनिट सेल। क्या कह रहा है भाई? ए ऑक्युपाई 2/3 है, यानी 8 है उसमें से 2/3 ऑक्युपाई कर रहा है। कितना हो गया? 16/3। ओके, तो अब फॉर्मूला, हेंस फॉर्मूला ए इज टू बी हुआ, तो मतलब ए कितना था बेटा? 4:16/3। कितना हो गया बेटा? 12:16, मतलब 3:4, मतलब हो गया A3B4। क्या हो गया? A3B4, सॉरी ए बी ना, ए आपका ही है, उल्टा कर दो, गलत क्यों हो रहा है? ए बी, सॉरी बेटा, जल्दबाजी में हो गया। ए बी, ए आपका क्या है? ए आपका है 16/3, 16/3 इज टू बी कितना है? बी है 4। तो ये हो जाएगा आपका 16/12, तो ये हो गया आपका 4:3, तो A4B। जल्दबाजी नहीं बेटा, बहुत केयरफुली करना है, आपको सिखाना था इसलिए जल्दी हो गया, बट आपको देखिए हमेशा बहुत केयरफुली करना। देखिए अब उससे गलती हो जाएगी भाई। ए बी, क्योंकि आपका ए पहले था, बी बाद में, उसने पूछा था ए बी का फॉर्म में, ऑप्शन में आपको कोई ऑप्शन मिलेगा, तो आप ध्यान रखिए ए बी का फॉर्म था, ए आपको क्या था? 16/3 और बी आपका था कितना? 4। उसमें समझते हैं, कॉपी कर लिया इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है मुद्दा, इसमें अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कभी बेटा, वो है पैकिंग फ्रैक्शन पर। इसे कॉपी कर लिया। पैकिंग फ्रैक्शन में पूछ लेता है, या रेडियस आपसे पूछ सकता है कि अरेंजमेंट में, तो वो जो एनसीईआरटी में दे रखा है आपको उतना बता रहा है, इतना एनसीईआरटी में दिया है, उससे उतना यदि आपको पता है तो आपका काम हो जाएगा। इसीलिए इसको हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नोट्स बनाया बेटा, ठीक। तो देखिए, सॉरी, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन या इफिशियंसी, पैकिंग फ्रैक्शन और इफिशियंसी। तो इसमें पूछ लेता है किसी कितनी इफिशियंसी होगी, तो आपको याद रहना चाहिए। तो इसमें फॉर्मूला क्या आएगा? पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू होगा वॉल्यूम occupied by atom in unit cell, volume occupied by atom in unit cell divided by volume of cubic unit cell। क्यूबिक यूनिट सेल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, इसलिए क्यूबिक वाला किया है। तो क्या होगा बेटा इसका? क्योंकि हमने उसको स्फेरिकल माना है, किसको? क्वेश्चन पार्टिकल क्या माना है? स्फेरिकल माना है, एटम को स्फेरिकल माना है। तो n × 4/3 πr³, ये πr³ क्या हो गया? 4/3 πr³ बेटा, एक स्फीयर का रेडियस हो गया, एंड नंबर ऑफ स्फीयर कितने, एक यूनिट सेल में कितने स्फीयर अवेलेबल है उतना, वो n होगा, और डिवाइड बाई a⁻3। यहाँ पर n क्या है? स्मॉल n है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, स्मॉल n ये होगा। स्मॉल r क्या होता है? रेडियस ऑफ एटम, क्योंकि एटम को स्फेरिकल मानते हैं आप लोग। a क्या है? a आपका एज लेंथ ऑफ क्यूबिक। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला हमारा है पैकिंग, जो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, पैकिंग efficiency in HCP and CCP, hexagonal close pack और cubic close pack structure।
एचसीपी मतलब बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैक, सीसी मतलब क्यूबिक क्लोज पैक। तो इसमें ध्यान रखिए बोथ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एंड cubic close packed have equal efficiency। हेक्सागोनल क्लोज पैक और क्यूबिक क्लोज पैक दोनों में पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है बेटा? सेम होती है। फॉर्मूला अलग होता है लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? सेम होती है। तो हम लोग जो है किसी एक के निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। आपको मेनली उसका पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज याद रखना है, वो भी पूछ सकता है डायरेक्टली, इसलिए आपको उसका परसेंटेज याद रखना कितना परसेंट है। और कभी ना रेडियस पूछ सकता है, क्या रेडियस होगा, तो आपको हम उसका रेडियस पैकिंग एफिशिएंसी दोनों बता दे रहे हैं। पूरा उसका डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, डेरिवेशन पूछने कोई चक्कर नहीं है, डेरिवेशन पूछने का सिस्टम नहीं है, आपको उसका एफिशिएंसी याद रखनी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू होगा 4 इक्वल टू 4 होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैक में 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 2√2 आर का क्यूब इंटू 100। ये आता है 74%। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि हेक्सागोनल क्लोज पैक और या क्यूबिक क्लोज पैक में जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी है? 74%। क्या होगा? 74% है। ये आपको एज लेंथ भी पूछ सकता है, एज लेंथ और रेडियस ऑफ स्फीयर में रिलेशन वो क्या होता है? A इक्वल टू होता है 2√2r। किसमें होता है? एज लेंथ और रेडियस ऑफ स्फीयर में रिलेशन पूछ सकता है, तो क्या होता है? 2√2r। ये ध्यान रखना है। और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 74%। कितनी होती है? 74%। अगला देखिए दूसरा, पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होगा बेटा? वो होता है आपका पैकिंग एफिशिएंसी बराबर होता है 2, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? नंबर ऑफ कंस्ट्रक्ट पार्टिकल पर यूनिट सेल 2 होता है, यहाँ पर होता है 4। 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 4√3r का क्यूब इंटू 100। ये आता है बेटा 68%। यहाँ पर एज लेंथ A इक्वल टू क्या है? 4/√3r। क्या होगा? 4/√3r। कॉपी कर लीजिए। ये आपको पैकिंग एफिशिएंसी बेटा याद रखनी है। और क्या रखना है? एज लेंथ में रिलेशन, एज लेंथ और रेडियस ऑफ स्फीयर में रिलेशन याद रखना। दो चीजें आपको याद रहनी चाहिए, दो चीजें आपको याद रहनी चाहिए। मतलब कॉपी हो गया। कितना कंस्ट्रक्ट पार्टिकल पर यूनिट सेल होगा ये तो आपको याद ही, क्योंकि हमने इस पे डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी और रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन पूछ सकता है, तो आपको याद रहना चाहिए। जो याद करने की चीजें होता है, इसका डेरिवेशन करेंगे तो बहुत समझ लेगा, उतना पूछता भी नहीं है। मैक्सिमम आपसे रिलेशन पूछ सकता है, कितना होगा, मतलब टेक्स्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अगला देखिए, नेक्स्ट आपका थर्ड, पैकिंग efficiency in simple cubic
लेटेक्स, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लेटेक्स। क्या होगा बेटा यहाँ पर, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू होगा, वहां पे सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, नंबर ऑफ फंक्शन पार्टिकल कितना होता है, एक होता है, क्योंकि स्फीयर पर ही अवेलेबल होते हैं। भाई इस तरह के कॉर्नर पर अवेलेबल होगा, 8 कॉर्नर होते हैं, 1/8 × 8 मतलब 1, यानी 1 × 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाई 2r का क्यूब इंटू 100, ये कितना होगा 52.36% या 52.4%। यहाँ पर एज लेंथ इक्वल टू होगा a इक्वल टू 2r, एज लेंथ a इक्वल टू, तो इतना रिलेशन आपको मैंने बताया है सबका परसेंटेज, यानी ये कितना पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है ये, और रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ स्क्वायर, ये आपको याद रहना चाहिए, 3 होगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है आपका डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी को रो से नोट किया, रो इक्वल टू होता है ZM/NA इंटू वी, ZM/NA इंटू वी। यहाँ पर रो क्या है, रो आपका है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, एम क्या बेटा, एम आपका एटॉमिक मास ऑफ एटम, या मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटम। जेड क्या बेटा आपका, जेड आपका नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल, और Na क्या है, Na आपका है एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रोस नंबर। वी क्या है, वी है आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। थोड़ा इसकी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालना बहुत आसान है। Z आपका क्या है, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल पर यूनिट सेल, m आपका एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास है, Na आपका एवोगैड्रो नंबर है, और V आपका क्या है भाई, मास बाय वॉल्यूम होता है भाई, जिसके वो डेंसिटी चाहिए उसमें क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना, कितने एटम होंगे भाई, जितने एटम होंगे Z आपको बताएगा, और एक एटम का मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। एक एटम का मास क्या होगा, एक एटम का मास होगा मॉलिक्यूलर मास, जब मैंने कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक, ओके, ये आपका एक एटम का मास बता देगा, नंबर ऑफ एटम बता देगा, और वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या रहेगा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। कॉपी कर लीजिए इसको, जितनी चीज बताएंगे हर चीज इंपॉर्टेंट है, कोई चीज स्किप करने के लिए नहीं है, आपको हर चीज याद रखनी है, रखा है परसेंटेज आपको याद रखना है, रिलेशन बिटवीन रेडियस और एज लेंथ याद रखना है, डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी का क्वेश्चन आता रहता है अक्सर, डेंसिटी फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगला रिलेशन बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नहीं कॉपी हो गया। अब हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें सारी बेटा आपको बताई जा रही है, सब चीजें आप याद रखेंगे, क्वेश्चन कहीं से पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। एक अगला आपका है स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको चीजें ध्यान रखनी है। ये 5 स्टार होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपको। फिर आपको पता है आयनिक सॉलिड होगा तो किससे मेड अप ऑफ
कैटायंस एंड आयनिक सॉल्ट किससे बना होगा? आयनिक सॉल्ट कैटायन और एनायन से मिलकर बना होगा। अब इसमें जो पॉइंट है बताया आपका, समझिए ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर टर्म यूज होगा इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन। इसका मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इक्वल टू होगा बेटा नंबर ऑफ नियरेस्ट anion by which cation surrounded, by which cation surrounded is known as coordination number of anion बनाना चाहिए। हाँ ठीक तो है, सही लिखा है। तो क्या है कोऑर्डिनेशन ऑफ कैटायन क्या होगा? उसके बाद नंबर ऑफ नियरेस्ट एनायन बाय व्हिच कैटायन सराउंडेड, यानी कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर वो होगा मतलब कैटायन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन होगा नंबर ऑफ एनायन व्हिच इज सराउंडेड कैटायन। कैटायन को जितने एनायन सराउंड करेंगे, नियरेस्ट एनायन उसको घेरे रहेंगे, वो उस कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, नेबरिंग भी। और एनायन के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? उसको घेरे हुए कैटायन की संख्या, नियरेस्ट मतलब जो होंगे, जो नेबरिंग होंगे, घेरे हुए एनायन की संख्या क्या कहलाएगी? कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर। और एनायन को कैटायन को घेरे हुए एनायन की संख्या कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ कैटायन मतलब नंबर ऑफ नियरेस्ट एनायन बाय व्हिच कैटायन इज सराउंडेड, वो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन। उसी तरह कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन वो क्या होगा? होगा नंबर ऑफ नियरेस्ट कैटायन, नंबर ऑफ नियरेस्ट कैटायन बाय व्हिच, नंबर ऑफ नियरेस्ट कैटायन बाय व्हिच एनायन इज, ठीक। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ एनायन क्या होगा? नंबर ऑफ नियरेस्ट कैटायन बाय व्हिच एनायन इज सराउंडेड। ओके, तो जितने कैटायन एनायन को घेरेंगे वो उस कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर, और जितने कैटायन एनायन को घेरेंगे वो एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर, और जितने एनायन कैटायन को घेरेंगे वो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्वेश्चन आते हैं बेटा। अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड्स अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर depends upon the coordination number depends upon the radius ratio for ionic solid. Coordination number depends upon radius ratio, radius of cation divided by radius of anion। कैटायन और एनायन के रेडियस रेशियो पर डिपेंड करेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ओके, तो इसी बात हम लोग करने चल रहे हैं, यानी रेडियस रेशियो इक्वल टू होता है क्या? रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन, मतलब ये होगा रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन। ओके, इसे कॉपी कर ले बेटा, जरा ये कॉपी हो गया। तो देखिए, समझिए पहले ये आपको माना जाना कुछ समझिए, याद होना चाहिए भी। सीरियल नंबर, रेडियस रेशियो
कोऑर्डिनेशन नंबर ज्योमेट्री। ओके, तो देखिए पहला सेल नंबर है रेडियस रेशियो यदि आपका 0 पॉइंट, बहुत ध्यान समझिएगा, 155 से लेकर 0.225 के बीच में हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है और वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। और यदि आपका ये 0.225 से लेकर 0.414 तक हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। यदि आपका ये 0.414 से 0.732 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आपका 6, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेन पॉइंट है, इसमें ये मेन पॉइंट, इसमें ये मेन पॉइंट है। चौथा क्या है, यदि 0.732 से 1 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा क्यूबिक या बीसीसी। अब समझिए बेटा आप कैसे ध्यान रखेंगे। सर आपने 0.155 से 0.225 मतलब कि 0.115 से 0.155 से 0.225 से पहले, 0.225 से पहले यानी यहां से लेकर यहां के बीच में, ये नहीं इसके बीच में जो होगा उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा और ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर। 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में, ये खुद नहीं बढ़ाएंगे, ये यहां पर है। 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में जो होगा उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। और 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में, ये नहीं इसके बीच में, इससे पहले वाला यानी 0.731, 0.414 से 0.732 के पहले वाला जो होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। और 0.732 से 1 तक जो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और उसकी ज्योमेट्री क्यूबिक या बीसीसी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियस रेशियो बेटा, आपको पूछ सकता है रेडियस ऑफ कटायन और आयन दे देगा, आपसे पूछेगा उसकी ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री आपको बतानी है, रेडियस रेशियो आप बताने जिस रेंज में होगा वही आपकी ज्योमेट्री होगी। अगला बेटा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक और बचा रह गया था, वो ये कंपाउंड, क्योंकि ये खूब पूछता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर ये कई बार पूछ चुका है, हम तो याद कर लेते थे, आपको याद करना है। NaCl यदि कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होगा। CsCl के लिए, सीजियम क्लोराइड के लिए 8:8 होता है, ये आपको याद करना है बेटा, कोई ऑप्शन नहीं है इसका। जिंक सल्फाइड के लिए 4:4 और CaF2 उसको बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसके लिए होगा 4:8। बहुत ध्यान समझिए, आपको सारे याद रखने हैं। और Na2O के लिए ये होता है एंटी फ्लोराइड, इसमें होता है 8:4। ये बेटा आपको मैंने टोटल 5 लिखवा रखे हैं, 5 कंपाउंड्स के, NaCl, CsCl, ZnCl, CF2 और Na2O। इनका आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कोऑर्डिनेशन नंबर इन कंपाउंड्स का। डायरेक्ट आपको सीधे आंसर चूज करना होगा, आपको याद रहेगा आंसर चूज जाएगा, नहीं याद रहेगा आंसर चूज नहीं होगा। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। मैं फिर आपको बता दूँ 100 स्टेट में आपको बहुत चीज़ें याद रखनी है, याद करने चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इसको पढ़िए 3-2 बार मेरे नोट्स को, और फिर अपना एक सिंपल सा नोट्स अपना बना लीजिए और उसी को बार बार रिवाइज करिए। क्वेश्चन आते हैं बेटा डायरेक्ट टू डायरेक्ट पॉइंट्स पर आते हैं, पॉइंट्स आपको याद रहेगा क्वेश्चन हो जाएगा, पॉइंट्स नहीं आते क्वेश्चन नहीं होगा। बल्कि जो वो वाला था मैं आपको वर्ड्स बताया थे जो केमिकल फार्मूला के लिए, वहाँ तो कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन बाकी आपको याद रखना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में मैसेज करें और ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।